है ना। 3-4 और मिशन बोला। और ईआरपी भी मैम अकेले कर सकते हो। ईआरपी हेलो, में अस्सलाम मिलेगा वालेकुम। इंडिविजुअल। तो ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जी क्लास आवाज आ रही है? ओके अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस राइट डाउन करी थी असाइनमेंट 1 के। असाइनमेंट जो है वो इंडिविजुअल होंगे। असाइनमेंट चाहे ईआरपी के हों, असाइनमेंट चाहे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हों, असाइनमेंट जो है वो आपके जो है वो इंडिविजुअल होंगे। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट अपना अपना असाइनमेंट खुद सॉल्व करेगा और खुद अपलोड करवाएगा। जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, चाहे वो ईआरपी का हो या वो, एक मिनट रुक जाओ बता रही हूँ, प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहे वो ईआरपी का हो या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का हो, दोनों प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो जो प्रोजेक्ट आप सेमेस्टर के एंड में मुझे इवेलुएट करवाएंगे उसका सिर्फ प्रपोजल देना है। प्रपोजल का मतलब ये होता है कि जो चीज हम बनाएंगे प्रोजेक्ट में उसका सिर्फ आप प्रपोज करो कि वी आर गोइंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट, हम ये बनाने जा रहे हैं। जो मेरे पास आएगा जिसको देख के मैं अप्रूव करूंगी, अगर मुझे लगा कि दैट आइडिया इज फाइन, और आप उसको प्रोजेक्ट में चूज एज अ प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। तो दैट इज जस्ट प्रपोजल। प्रपोजल में प्रोजेक्ट नहीं देना, ना ही ईआरपी की रिपोर्ट अभी देनी है, ना कोई प्रेजेंटेशन देनी है। इट्स जस्ट अ प्रपोजल जिसके 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे कि कंपनी जिसमें ईआरपी इम्प्लीमेंट हो चुकी है या इम्प्लीमेंट हो रही है, उस कंपनी का नेम, सेकंड उसके जो मेजर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब चीजें, और उसकी कंपनी का ओवरव्यू। ये 3 चीजें आपने प्रपोजल में देनी है। ईआरपी के प्रोजेक्ट प्रपोजल में मैंने तो आप लोगों को 3 मेंबर्स कहा था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं मैं हम 4 होना चाह रहे हैं, तो मैंने 4 मेंबर्स अलाउ कर दिया। लेकिन आफ्टर 4 मेंबर्स आप लोग जो है, आप लोग का जो रिक्वायरमेंट होगी प्रोजेक्ट की वो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, क्योंकि मेंबर ज्यादा हैं तो फिर काम बढ़ जाएगा। पीएफ में आपको सिर्फ 3 मेंबर्स अलाउ हैं प्रोजेक्ट में, 3 से ज्यादा पीएफ में अलाउ नहीं है। अगर आपने 4 ग्रुप मेंबर्स का प्रपोजल सबमिट करवा दिया है या करवाने जा रहे हैं तो फिर मैं उसको 4th मेंबर को अलाउ नहीं करूंगी। मैं आपको कहूंगी कि 2-2 में स्प्लिट हो जाए या 3-1 में स्प्लिट हो जाए, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन पीएफ में 4 मेंबर किसी सूरत अलाउ नहीं है। पीएफ में मैक्सिमम 3 मेंबर्स अलाउड है, 3 से ज्यादा अलाउ नहीं है। और प्रोजेक्ट प्रपोजल जो ग्रुप मेंबर्स होंगे उनमें से कोई एक सबमिट करवाएगा। लेट से अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 लोग हैं तो वो तीनों के तीनों एलएमएस पे अपलोड नहीं करेंगे। तीनों में से कोई एक प्रपोजल में मेंशन कर दीजिएगा कि आपका ग्रुप लीडर कौन है। ठीक है, किसी भी एक बंदे को आप अपने पास ग्रुप लीडर बना दें और वो एक ग्रुप लीडर अपने अपने ग्रुप जितने भी मतलब उनके बिहाफ पे हर ग्रुप का एक प्रपोजल एलएमएस पे अपलोड होगा। हर कोई हर मेंबर नहीं अपलोड करेगा। ये प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात हो रही है, चाहे पीएफ हो या ईआरपी हो। हर ग्रुप का एक मेंबर जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल अपलोड करेगा एलएमएस पे। वो एलएमएस पे होगी, देख लेना, दोनों कोर्सेज की अलग अलग है। अब मैं असाइनमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ। असाइनमेंट 1 के क्वेश्चंस मैं यहाँ मीटिंग में आप लोगों को टाइप करके दे देती हूँ और फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें आपने करना क्या है। 2 क्वेश्चंस होंगे टोटल आपके असाइनमेंट 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा डिफाइन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ ईआरपी। आपने डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ ईआरपी को डिफाइन करना है, जिसमें हमने पढ़ा था सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शनल एरिया था, वो भी मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ह्यूमन रिसोर्स एक फंक्शनल एरिया हमने पढ़ा था। अकाउंट्स एंड फाइनेंस देखा था हमने, अकाउंट एंड फाइनेंस, और हमने एक देखा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसको आपने प्रॉपर एज मच एज, क्योंकि ये असाइनमेंट है तो इसमें जितनी ज्यादा डिटेल आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा डिटेल आपको जो है वो मेंशन होगी। ठीक है, डिफाइन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज।
जी, क्विज में जब कोई चीज होती है तो वो हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा हो गया, 3 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें। लेकिन जब मैं असाइनमेंट की बात कर रही हूँ तो असाइनमेंट का मतलब ये है कि ये टॉपिक जो रिक्वायर्ड है, इसकी तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन, तमाम हेडिंग्स, वो सारी की सारी आप यूटिलाइज करोगे अपने उस असाइनमेंट में। मैं एक डॉक्यूमेंट में ये लिख रही हूँ, इस डॉक्यूमेंट को मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है। Define different functional areas of ERP: sales and marketing, human resource, account and finance, supply chain management। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आपने मेंशन करनी है, इंट्रो देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ही सब पॉइंट्स हैं कि आपने क्या क्या करना है। इंट्रो देना है हर इस पॉइंट का। लेट से पहली हेडिंग होगी आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग, फिर उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी वर्किंग कि ये काम कैसे करता है, इनपुट एंड आउटपुट, कि इसका इनपुट क्या होगा और आउटपुट कैसा होगा, मतलब ये काम कैसे करेगा, इसमें इनपुट कहाँ कहाँ से, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, जैसा हमने लेक्चर में पढ़ा था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये लेक्चर की तरह कॉपी हो जाएगा, वो पावर पॉइंट की स्लाइड थी, यहाँ पे आप डिटेल इसकी जो है एक पूरी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब ये हर हेडिंग के अगेंस्ट ये अलग अलग होगा। सेल्स एंड मार्केटिंग का इंट्रो होगा, फिर इसकी वर्किंग होगी, फिर इसका इनपुट एंड आउटपुट होगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे ह्यूमन रिसोर्स, पहले तो इन सबको डिफाइन करेंगे, और फिर अगर आपको बेस्ट हो जाएगा कि आपको इसकी कोई केस स्टडी मिल जाए। केस स्टडी ये कि कोई सिनेरियो, लेट से कि कोई आप जो है इनपुट आउटपुट बता दिया, उसके बाद आप किसी केस स्टडी से इम्प्लीमेंट करके सोचें। लेट से कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम कर रही है। फॉर एग्जांपल उनके पास कोई ऑर्डर आया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा। तो वो एक सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्पल से आप इस हर फंक्शनल एरिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसको और डिटेल कर देती हूँ। ट्राई टू एक्सप्लेन विथ सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्पल, ट्राई टू एक्सप्लेन ईच फंक्शनल एरिया विथ सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्पल। ये हो गया। इसमें आप डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप डायग्राम्स ऐड करेंगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देंगे, वो बेटर होगा। नहीं, ये आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ये जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस, और हमारे पास था डीसीएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड इसको हम कर देते हैं डिसीजन सपोर्ट, डीएसएस। एंड थर्ड वन वाज एग्जीक्यूटिव ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम था, थर्ड वन ओआईएस, ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओआईएस। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। डिफाइन एमआईएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। पावर पॉइंट कभी भी असाइनमेंट के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको जो है वो वर्ड फॉर्मेट ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, नेट से आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से अगर कॉपी किया तो फिर वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिसने कॉपी किया होगा, मुझे पता चल जाएगा मेरे पास, अगर आप रिकॉर्ड किसी सीनियर स्टूडेंट से भी पूछना चाहें, तो जो जिसके साथ कॉपी करता है, वो जब मैं मार्क्स अपलोड करती हूँ, मैं लिख देती हूँ कि इस स्टूडेंट ने इस स्टूडेंट के साथ कॉपी किया है, तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंगली दोनों के मार्क्स कटते हैं। और फिर जाहिर है, जब स्टूडेंट का नाम आ गया कि किसने किसके साथ कॉपी किया, तो फिर आप आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते।
ठीक है, सो ये आपके पास हो गया ट्रांजैक्शन, MIS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, TPS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो आपने डिस्कस करने हैं और इसमें आपने क्या क्या बताना है, इसके पॉइंट्स भी मैं लिख देती हूँ कि क्या क्या चीजें एटलीस्ट कवर होनी चाहिए, और अगर आप इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बेटा वर्ड पे करना है, MS वर्ड पे टाइप करना है, लेकिन फजूल चीजें नहीं लिखनी। जो इस कोर्स से रिलेटेड आपको लग रहा है कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है। ठीक है, अगर आप नेट पे TPS लिख के विकीपीडिया पे जाओगे तो वहां पे तो बहुत ज्यादा कंटेंट है। आपने मीनिंगफुल जो कंटेंट है वो वहां से डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से उठा के अपनी असाइनमेंट को अरेंज करना है। ठीक है, आप MIS TPS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप क्या बताओगे, व्हेन एंड व्हाई टू यूज दिस सिस्टम। ये हर का अलग कब बताएंगे आप, लाइट MIS का अलग बताएंगे कि कब यूज करना है और क्यों यूज करना है। When and why to use these systems, how this system work, these systems work, ये बताने के ये सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, इनकी पूरी फंक्शनैलिटी। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनको यूज करने के, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस हो गए, और रिक्वायरमेंट्स, ये हो गए आपके एडवांटेजेस। ठीक है, ये आपने अब हेडिंग्स कवर करनी है इन सब सिस्टम्स के लिए। अगेन डायग्राम्स जितने ज्यादा यूज करेंगे, अच्छी डायग्राम्स हो, ब्लर ना हो, वो आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और काइंडली सारी चीजें मैंने इस असाइनमेंट से रिलेटेड जो है क्लास में डिस्कस कर ली हैं। तो जब ये असाइनमेंट करने बैठो, ये LMS पे मैं एज इट इज अपलोड कर दूंगी ये डॉक्यूमेंट। सो अजीब अजीब से और फजूल क्वेश्चंस मत करना कि मिस वर्ड कितने हो सकते हैं, एक पैराग्राफ में कितनी लाइंस हो सकती हैं। जब मैंने आपको कहा इट्स अप टू यू कि आपने अपनी असाइनमेंट को अरेंज करना है, लेकिन आपने ऐसा कंटेंट रखना है जो रिलेटेड टू कोर्स हो और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डालनी हो, जो एटलीस्ट ये हेडिंग्स तो कवर होनी चाहिए जो मैंने रिक्वायरमेंट लिख दी है। ठीक है, मैंने अपने ईच एंड एवरी पॉइंट बता दिया कि मुझे आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए। इसकी सबमिशन डेट भी मैं यहीं लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैं LMS पे भी अपलोड कर दूंगी। असाइनमेंट इशू डेट, मैंने आज ये इशू किया है असाइनमेंट, तो इशू डेट इसकी हो गई 11 फरवरी 2021, और इसकी सबमिशन डेट है, असाइनमेंट सबमिशन डेट इज, आज 11th है, थर्सडे है, हम इसको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले फाइनलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑफ 18, तो इसकी सबमिशन डेट होगी हमारे पास 17 फरवरी 2021 रात 12 बजे से तक, रात 12 बजे तक आप सबमिट करवा सकते हैं। 17 फरवरी रात 12 बजे तक। जैसे ही 18 फरवरी स्टार्ट होगी, आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सकते। ना तो मुझे जीमेल कीजिएगा, ना मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ये असाइनमेंट LMS पे ही अपलोड होगा। असाइनमेंट मैंने बता दिया है करना क्या है। अगर इन केस 17 फरवरी तक भी अगर मैं इसका फोल्डर बना दूंगी LMS पे, तो आपको सिर्फ अपलोड करना होगा। असाइनमेंट पे वर्किंग आप आज से स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्लियर हो गया है। इस मैं ये भी लिख देती हूँ ERP का ये असाइनमेंट है, ताकि कुछ स्टूडेंट ये ना समझ लें कि कहीं ये मैंने PF का असाइनमेंट ना दिया हो। ठीक है, और कोई सवाल असाइनमेंट से रिलेटेड? असाइनमेंट should be submitted in Word format, don't copy with each other, use as much डायग्राम्स एज पॉसिबल। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो आप वर्ड पे जो इसको यूज करें, तो कंटेंट जो टेक्स्ट साइज रखें वो ऐसा हो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, एरियल या कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन रखिएगा। असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड इन, should be submitted इंडिविजुअली। ग्रुप बेस्ड असाइनमेंट नहीं है, हर स्टूडेंट अपना असाइनमेंट करेगा और उसको LMS पे अपलोड करेगा। अच्छा, शुड, सब चीजें लिख देती हूँ मैं यहाँ। शुड ऐड
student name and student ID, student name and student ID, अभी कौन सी है बेटा डेडलाइन है? अभी तो प्रपोजल सबमिट करना है। आपस में बहुत सब चीजों को मर्ज क्यों कर देते हो? प्रपोजल की एक अपनी डेडलाइन है, वो प्रपोजल सबमिट करवाना है। ये ईआरपी फंडामेंटल का असाइनमेंट 1 है जिसकी डेडलाइन 17 फरवरी है, जो अभी मैंने एलएमएस पे अपलोड नहीं की लेकिन क्लास में अनाउंस कर दी है। अब कंटिन्यू करते हैं, वापस अपने लेक्चर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले जो हमारे पास चीजें चल रही थी ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था कि हर काम को करने के लिए एक ही सिस्टम जिसमें सारी चीजें या अलग अलग सिस्टम काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास जो है डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जो नई ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस हैं। उन नई ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस पे वर्क करने के लिए वी हैव सम कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्सपेक्टिव, लाइक वी शुड हैव डिफरेंट सिस्टम्स फॉर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज एंड फॉर डिफरेंट ऑपरेशनल फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स होने चाहिए। लाइक अगर हम डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट सिस्टम्स होने चाहिए। अगर हम रिपोर्टिंग के लिए काम कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग के लिए वी शुड हैव सम डिफरेंट सिस्टम्स। तो यहाँ पे हमें क्या सपोर्ट कर रहा है कि वी शुड हैव सम डिफरेंट सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टास्क। So these systems are transaction processing system, management information system, decision support system and executive support system, जिसमें हमारे पास office information system भी आ सकता है। ठीक है, जो मैंने असाइनमेंट किया है मैं इसको अपडेट कर देती हूँ। लास्ट वन हमारे पास क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ESI। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये तो देखिए स्लाइड है, स्लाइड में सिर्फ टू द पॉइंट बात लिखी होती है। जहां आप असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट में आप टोटली इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले डेफिनेशन देंगे, फिर उसकी फंक्शनैलिटी बताएंगे, ओवरव्यू, डेफिनेशन एक ही बात हो गई, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके फंक्शंस बताएंगे, फिर ईच एंड एफ कहाँ कहाँ यूज होती है, कौन कौन यूज करता है, कब और कहाँ यूज करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें एज मच एज डिटेल। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 20, 25, 30 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट बन जाए। आपने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है कि जिसको पढ़ते ही जो है एक आइडिया गेट हो जाए कि अच्छा इस पे ये काम हो रहा है। ठीक है, 30-30 पेजों के असाइनमेंट होना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, मिनिमाइज रखें चीजों को, लेकिन वो मिनिमाइज में ही आप जो है वो काम की बात बता दें, मीनिंगफुल टर्म्स में आप एक्सप्लेन कर दें। वॉइस का प्रॉब्लम सबको हो रहा है या कुछ स्टूडेंट्स को हो रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर? तो फिर जिनके पास प्रॉब्लम आ रही है इट मींस कि उनके पास आ रही है, बाकी स्टूडेंट को क्लियर आवाज आ रही है, इट मींस कि मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, जो डेली बेसिस पे जो टास्क हो रहे होते हैं, उनके लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है। जो डे टू डे ऑपरेशंस है उनकी एंट्री के लिए, उनको वहां अपडेट करने के लिए हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS में स्टोर कर रहे होते हैं। परफॉर्म एंड रिकॉर्ड डेली रूटीन ट्रांजैक्शंस नेसेसरी टू कंडक्ट
बिजनेस, इन ऑर्डर टू रन बिजनेस, जो आप रोजाना रूटीन के टास्क कर रहे होते हैं उनकी एंट्री के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो डे टू डे टास्क क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? सेल्स ऑर्डर एंट्री, ठीक है, कोई ऑर्डर आया हमारे पास तो सेल्स वाले उसकी जब एंट्री कर रहे होंगे तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में होगी। पेरोल, एम्प्लॉय का पेरोल जनरेट करना है, ये अकाउंट्स वालों के लिए रोज का काम है। ऑर्डर शिपमेंट करना है, ऑर्डर को कहीं पहुंचाना है तो उसका एड्रेस, डिलीवर कहाँ करना है, वो सारी चीजें। तो हमारे जितने भी डे टू डे ऑपरेशंस हैं, दीज आर टास्क ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। allow managers to monitor status of operations and relations with external environment, ठीक है, so that manager जो है वो monitor कर सके कि हमारे पास सेल ऑर्डर जो जनरेट हुआ था उसका क्या स्टेटस है। किसी भी एम्प्लॉय का अगर पे स्लिप देखनी है तो पेरोल में जाके मैनेजर देख सकेंगे किसी एम्प्लॉय को हम कितना पे कर रहे हैं, कितना लेट हो चुका है, उसकी डिडक्शन किस तरीके से होगी। तो वो सारी चीजें जब कहीं सिस्टम में प्रॉपरली स्टोर होंगी तभी आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट ऑपरेशनल लेवल्स हो सकते हैं। सर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर गोल्स एंड डिसीजन मेकिंग, इसलिए हेल्प किस लिए कर रही होगी आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम? प्री डिफाइंड, पहले से जो चीजें मुझे पता हो, जो डे टू डे टास्क हमने करने हैं। स्ट्रक्चर्ड गोल्स, गोल्स पहले से डिफाइन हो कि आज के दिन के हमारे ये टास्क हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए वो आपको हेल्प कर रहा होगा टीपीएस। एंड स्मॉल डिसीजन मेकिंग, जो हमारे पास लोअर लेवल पे डिसीजन लेने होंगे उसको भी सपोर्ट कर रहा होगा आपका टीपीएस। Second type of system is management information system. Management information system is usually used for middle level management. जो managerial level पे आपके management होगी वो use कर रही होगी MIS को. Provide reports on firm's current performance based on data from TPS. TPS में आपने जो data store किया है उस data की basis पे reports generate हो रही होंगी जो आपको help out कर रही होगी आपके managers को आपकी organization की करंट परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेट से कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए, कितने ऑर्डर्स सक्सेसफुली हमने डिस्पैच कर दिए, ठीक है, फिर वही कस्टमर्स ने क्या दोबारा हमें ऑर्डर प्लेस किया, कौन कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल आउट हुई, कौन कौन सी प्रोडक्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा थी। तो ये सारा डाटा हमें टीपीएस से मिल रहा होगा, जो कि जिसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS में अपने जो है वो मैनेजर्स को डिस्प्ले करवा रहे होंगे। Provide answers to routine questions with predefined procedures for answering them. हमें आंसर्स मिल रहे होंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प आउट कर रहा होगा जो हमारे रोजमर्रा के क्वेश्चंस हैं जो मैनेजर्स कर रहे होते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, लास्ट मंथ में हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, उससे लास्ट मंथ क्या थी, अदर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो वो सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। टिपिकली हैव लिटिल एनालिटिकल कैपेबिलिटी, इसमें भी आपके पास एनालिटिकल कैपेबिलिटी बिल्कुल कम होती है। मींस यहाँ पे आपको जो मैनेजर्स हैं उनको बहुत ज्यादा ऐसे काम नहीं करना होता, MIS से वो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी मिडिल मैनेजमेंट को आपको कैटर कर रहा होता है और इसमें नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। लेट से कि हम कुछ ऐसे डिसीजंस लें, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली टीपीएस और जो है MIS को यूज करते हुए हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। कुछ इंफॉर्मेशन टीपीएस से हम लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन MIS से ले रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे हम ये बता रहे होते हैं कि हम किस तरीके से कोई नया डिसीजन हमने लेना है। मीन्स लास्ट 6 मंथ्स में हमारी जो है वो कितनी सेल हुई, तो क्या चांसेस हैं, जैसे अब एयर एंड हो रहा होता है तो एयर एंड पे कौन कौन सी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे कर रहे होते हैं नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग। लेट से रमजान आने वाला है तो रमजान से पहले की अगर हम प्लानिंग वो कब करेंगे? रमजान से पहले ही करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है, सारी रमजान के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। तो ये नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग होती है जो हम हर वीक या हर मंथ नहीं कर रहे होते, स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक ओकेजन के रिस्पेक्ट से कर रहे होते हैं, ठीक है। ईद आ रही है तो ईद पे कौन कौन सी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ानी है, कौन कौन सी प्रोडक्ट पे जो है सेल लगानी है, ठीक है, कब सेल लगानी है, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग है जो हम ओकेजनली कर रहे होते हैं, हर वक्त डे टू डे बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं। Often use external information as well from TPS and MIS. MIS और TPS को भी यूज कर सकता है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
ठीक है, तो इसकी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि मॉडल ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं, जैसे वोएज एस्टिमेटिंग सिस्टम। ये कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइप के सिस्टम्स यूज कर रही हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंट्रावेस्ट मार्केटिंग एनालिसिस सिस्टम। इंट्रावेस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मार्केटिंग एनालिसिस के लिए कोई सिस्टम यूज कर रही होगी और उसकी बेसिस पे डिसीजन ले रही होगी कि मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स ये है और ये प्रोडक्ट वो सेल आउट कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग एनालिसिस इस तरीके से। तो हमें भी अपनी प्राइसिंग को इस तरीके से अप एंड डाउन करना है सो दैट हम भी उनको कॉम्पीट कर सकें। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज, यहाँ तक जो अभी मैंने पढ़ा है ये सब लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके थे। मैंने ये सारा आपको जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन किया है, दोबारा से रिवाइज करवाया ताकि चीजें हमारे माइंड में हो जाएं। स्टार्ट जो हमने करना है वो हमने एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम से करना है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या है, किस लिए यूज होता है? सपोर्ट सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट यूज कर रही होती है। अभी तक जो हमने देखा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को आपके ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट यूज कर रही होती है। MIS और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट यूज कर रही होती है। और जो आपके पास एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम्स हैं इसको आपकी सीनियर लेवल सपोर्ट कर रही होती है। सीनियर मैनेजमेंट मींस टॉप लेवल, जब जिसमें आपके CEO, डायरेक्टर्स और ये सब लोग आ रहे होते हैं। Addresses non-routine decision requiring judgment, evaluation and insight. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है? एड्रेसेस नॉन रूटीन डिसीजन रिक्वायरिंग। इसमें हमारे पास जजमेंट बेस्ड एनालिसिस भी होते हैं कि जिसमें हम जजमेंट कर रहे हो, किसी चीज को जज कर रहे हो। ठीक है, अभी का डेटा एनालाइज करते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकें कि नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है या नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या क्या चांसेस हैं हमारे पास। इवेल्युएशन, किसी भी चीज को इवेलुएट करना। इवेलुएशन में आपकी एम्प्लॉय की मॉनिटरिंग भी होगी, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इवेलुएशन कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। डिफरेंट मैनेजर्स की इवेलुएशन कर रहे हैं कि अदर वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और एंड इनसाइड डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कभी कहते हैं ना ऑडिट हो रहा है, इंटरनल ऑडिट भी हो रहा है। इंटरनल ऑडिट का मतलब ये होता है कि इंटरनली वही उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग पूरा ऑडिट कर रहे हो। ऑडिट का मतलब ये है कि इनसाइड डिटेल्स, कितने ऑर्डर्स आए, उसकी क्या कॉस्ट थी, कहीं कुछ किसी ने कोई हेर फेर तो नहीं की, कोई कहीं कोई गलत एंट्री तो नहीं कर दी, ज्यादा की चीज कम में तो नहीं बेच दी या कम की चीज ज्यादा में तो नहीं बेच दी। तो इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल मैनेजमेंट करवा रही होती है इन ऑर्डर टू असिस्ट और इन ऑर्डर टू इवेलुएट कि काम किस डायरेक्शन में हो रहा है। और एक्सटर्नल ऑडिट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा होता है कि इंटरनल ऑडिट कैन बी बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब ये है कि जानिबदार हो सकता है। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं ऑडिट की टीम में हूँ तो मैं अब उस जिस डिपार्टमेंट की मैं हूँ, मैं उसकी जो है वो सारी चीजें गलत डेटा शो करवा दूं। तो अगर मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा हो कि इंटरनल ऑडिट जो है वो सक्सेसफुल नहीं है और इसमें बाइसनेस के चांसेस हैं, तो फिर वो एक्सटर्नल ऑडिट भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट मींस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोग बुलाते हैं। जैसे हमारे पास होता है FYP, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जब आप लोग करोगे होपफुली इंशाल्लाह, तो उसके दो चीजें होती हैं हमारे पास। फाइनल जो बिल्कुल एक्सटर्नल इवेलुएशन होती है जिसमें बाहर से इंडस्ट्री से लोग आते हैं, उनको इवेलुएट करने से पहले पहले इंटरनल इवेलुएशन होती है जिसमें जो फैकल्टी की जो मेंबर्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर रहे होते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हो वो आपको फैकल्टी आइडेंटिफाई कर दे कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, आपके पास 15 डेज या 1 मंथ का टाइम है आप इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लें, ताकि जब आप एक्सटर्नल